हाँ तो गाइस, ये कहानी है एक स्टूपिड से फार्मर लड़के की, जिसका कि बचपन से ये सपना था कि उसको कभी ना कभी जाकर कोई एक गर्लफ्रेंड बनानी है, पर स्टूपिड होने की वजह से आज तक उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ था। पर एक दिन गलती से जाकर उसको कुछ ऐसी पावर्स मिल जाती है जिससे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो बन जाता है। इसलिए सारी लड़कियां उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हर एक लड़की उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पड़ जाती है। पर उसी के साथ साथ उसके पीछे कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी पड़ जाते हैं जो कि दुनिया में तबाही मचा के इस पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हमारे हीरो को अपनी सारी बंदियों को संभालते हुए इस पूरे दुनिया को बचाना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे फार्मर बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम टोका होता है, और इसको बड़ी बड़ी गाजरें कुछ ज्यादा ही पसंद होती है, इतनी ज्यादा कि वो उनके लिए अपनी जान तक दे सकता था। शायद कुछ अलग तरीके के शौक होंगे इसके। तो टोका वहाँ पे अपने खेतों से सारी बड़ी बड़ी गाजरें और मूलियों को चुन चुन कर इकट्ठा करता है और फिर एक एक कर उन सभी गाजर और मूलियों को वो चड्डियाँ पहनाने लगता है ताकि बाहर की हवा लगने से वो सभी खराब ना हो जाए। ये सब करते हुए टोका वहाँ पे अपने काम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर तभी उसके पीछे से उसकी बचपन की दोस्त आ जाती है जो उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा खुश होते हुए आखिर क्या कर रहा है। तब टोका उसको बताता है कि यूना दरअसल मैं अपने गाजर पे चड्डियाँ चढ़ा रहा हूँ ताकि वो बाहर की हवा लगने से खराब ना हो जाए। तब ये सुनकर यूना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टोका से बोलती है कि मुझे अब समझ आया कि इतने दिनों से मेरी इतनी सारी चड्डियाँ आखिरकार कहाँ पे चोरी हो जाती थी, और वो उनके दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो के किस्से उसको सुनाने लगती है कि सियोन जब तुम्हारी उम्र का हुआ करता था ना तो वो कितने सारे दुश्मनों को हरा चुका था और तुम यहाँ अपने बचपन के दोस्त के कपड़े चुरा कर मूलियों को पहना रहे हो। तब इसी बीच यूना वहाँ पे ये ध्यान नहीं देती, पर टोका आकर वहाँ पे उसके पैर पकड़ चुका था, जो कि उससे बोलता है कि वो उसको अपने कुछ और कपड़े दे दे क्योंकि उसको कुछ और मूलियों को ढकना है। ये सुनकर यूना वहाँ पे गुस्से में टोका को वहाँ से लात मार के भगा देती है। देन टोका वहाँ पे यूना को एक ट्रैप दिखाते हुए बोलता है कि उसने ये ट्रैप अपने सारी मूलियों को बचाने के लिए लगाया है ताकि कोई भी आकर उसकी सारी प्यारी मूलियों को चुरा ना सके। बट देन इसी बीच वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यूना के ऊपर वहाँ पे हमला करने वाला था। ये देखकर टोका के दिमाग में यूना को बचाने के लिए एक आइडिया आता है और वो जल्दी से जाकर वहाँ पे एक बारबेक्यू में बैठ के वहाँ पे खाना बनाने लगता है। हाँ, लिटरली में खाना बनाने लगता है। पर जबकि उस वाले डीमन के सामने इतनी ज्यादा सोनी कुड़ी पड़ी है तो फिर वो वहाँ पे टोका के खाने को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये देखकर यूना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, पर तभी उस जगह पे कोई इंसान काफी ज्यादा तेजी से आकर उस वाले मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर वहाँ पे वो सभी लोग उसको झट से पहचान जाते हैं कि ये तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो सियोन है। इसलिए वो सब लोग वहाँ पे सियोन की तारीफ करते हुए उसको ये बोलने लगते हैं कि उसने फिर से एक और बार आकर उनके गांव को दोबारा से बचा लिया उन मॉन्स्टर से। और यूना तो वहाँ पे सियोन के ऊपर बिल्कुल फिसल ही जाती है क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने एक बड़े से मॉन्स्टर से उसकी जान जो बचाई थी। देन अचानक से वहाँ पे उन सभी गाँव वालों को काफी ज्यादा जोरों की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, जिससे वो सारे गाँव वाले वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं फिर से कोई मॉन्स्टर उनके गाँव की तरफ तो नहीं आ रहा। बट फिर उनको ये पता चलता है कि ये तो दरअसल सियोन के पेट की आवाज है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। इसलिए वो टोका के बारबेक्यू की तरफ जाने लगता है जहाँ पे कि वो पहले खाना पका रहा था, और इससे पहले कि टोका वहाँ पे उसको रोक पाता वो जाकर उसी के ही ट्रैप में गिर जाता है जो कि उसने मॉन्स्टर के लिए लगाया था, जिससे सियोन का वहाँ पे कचुम्बर बन जाता है। और अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी हीरो नहीं था जो कि इंसानों को डीमन से बचा सके। ये देखकर वो सारे गाँव वाले काफी ज्यादा गुस्से में टोका की तरफ आने लगते हैं क्योंकि उसी के लगाए गए ट्रैप की वजह से ही इस दुनिया के सबसे पावरफुल हीरो सियोन की मौत हो चुकी थी। बट टोका जैसे तैसे वहाँ पे उन सारे गाँव वालों को ये समझा देता है कि असली हीरो सियोन नहीं था। क्या सियोन इतना कमजोर है कि वो मुझ जैसे बुद्धू के बिछाए गए ट्रैप में गिर के मर सकता है? इसलिए वो सारे गाँव वाले भी वहाँ पे टोका को कुछ नहीं बोलते और शांति से सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तब अगले दिन सुबह सुबह जाग कर टोका जाकर अपने आप को आईने में देखता है और वो हैरान रह जाता है कि अब वो उसकी जगह सुपर हीरो सियोन में बदल चुका था। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागता हुआ अपने बचपन की दोस्त यूना के पास जाता है, ये जानने के लिए कि मूलियों के नशे में ये बस उसको ही दिख रहा है या फिर वो सच्ची में सुपर हीरो सियोन में बदल चुका है। और यूना अपने घर के दरवाजे के सामने वहाँ पे सुपर हीरो सियोन को देखकर बिल्कुल पिघल जाती है और उसको अपने घर के अंदर इनवाइट करने लगती है। ये देखकर टोका का मन वहाँ पे बिल्कुल खुशी से झूम उठता है क्योंकि इस रूप के साथ तो लड़कियां पटाना काफी ज्यादा आसान है, यानी कि वो आराम से बंदियां बनाने के अपने बचपन के सपने को पूरा कर सकता है। बट तभी समहाउ वहाँ पे यूना को उसकी
उसकी आंखों में साफ साफ ठरक दिख जाती है। इसीलिए यूना उसको खींच के वहाँ पे एक थप्पड़ मारती है। ये देखने के बाद तो यूना को वहाँ पे ये पक्का यकीन हो चुका था कि ये सियोन के रूप में कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो उसको पीटने के लिए उसके पीछे झाड़ू लेकर पड़ जाती है। पर तब सियोन वहाँ पे उसको रोकते हुए उसको ये एहसास दिलाता है कि वो उसके बचपन का दोस्त टोका है जो कि समहाउ इस सियोन की बॉडी में फंस चुका है। इसीलिए यूना वहाँ पे उसके ऊपर हमला करना बंद कर देती है। पर तभी उन दोनों को कुछ दूरी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए जब वो दोनों जाकर वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि कोई एक दूसरी लड़की फिर से टोका के बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस चुकी है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो दोनों जाकर उस लड़की की मदद करते हैं और उसको उस ट्रैप के अंदर से बाहर निकालते हैं। और वो लड़की उस ट्रैप से बाहर आने के बाद टोका को बताती है कि दरअसल उसके ऊपर ये मैजिक उसने ही किया है, जिससे अब वो बन चुका है इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो और अब से उसका नाम स्कॉट होगा, क्योंकि अब तक किसी ने भी लेजेंडरी हीरो सियोन को नहीं हराया था। पर उसने ये कर दिखाया, बल्कि उसको बिल्कुल जान से ही मार दिया। ये सुनकर स्कॉट वहाँ पे जाकर उस अजीब से लड़की के पैरों में गिर जाता है और उससे बोलता है कि उसने लेजेंडरी हीरो सियोन को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था और उसने गलती से उसको मार दिया। फिर वो उस लड़की से ये गुहार लगाने लगता है कि वो उसकी मदद करे इस ताकत को संभालने के लिए, क्योंकि वो तो एक स्टूपिड सा फार्मिंग करने वाला लड़का है जिसको कि गाजरें पसंद है, वो इतनी ज्यादा ताकत को नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए आखिरकार वो लड़की भी वहाँ पे स्कॉट की मदद करने के लिए मान जाती है और उसको लेकर उस टाउन के एक एडवेंचर गिल्ड के अंदर आ जाती है, जिससे स्कॉट वहाँ पे कॉम्बैट करने के कुछ तरीके सीख सके। पर जब वो गिल्ड वाले वहाँ पे लेजेंडरी हीरो स्कॉट को उनके इतने एक छोटे से गिल्ड के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ देखते हैं तो फिर उनको वहाँ पे शक होने लगता है। इसलिए उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी आकर वहाँ पे लेजेंडरी हीरो स्कॉट को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसको कि स्कॉट वहाँ पे मना नहीं कर पाता क्योंकि वो लेजेंडरी हीरो सियोन की बॉडी में था। तो पहले स्कॉट वहाँ पे उस आदमी के पहले हमले को तो डॉज कर लेता है, पर जब वो दोबारा पलट के वापस से उस आदमी के ऊपर हमला करने जाता है तो फिर उसकी तलवार वहाँ पे मुड़ के बिल्कुल कागज की तरह बन जाती है। देन फिर वो आदमी दोबारा से वहाँ पे स्कॉट को एक मुक्का मारता है, जिससे वहाँ पे स्कॉट के 2 दांत और एक आंख निकल के गिर जाती है, जिससे उन सबको वहाँ पे ये यकीन हो जाता है कि ये असली लेजेंडरी हीरो नहीं है बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। इसीलिए वो सारे गाँव वाले वहाँ पे स्कॉट को उठा ले जाकर उस टाउन के बीच में एक खंबे से बांध देते हैं उसको सजा देने के लिए। बट सडनली वहाँ पे यूना और अनरी उस सीन पे एक दूसरे बंदे को लेकर आ जाते हैं जो कि पहले कभी लेजेंडरी हीरो सियोन का साथी हुआ करता था। तो तब वो दूसरा बंदा जिसका नाम काइल होता है वो जाकर वहाँ पे स्कॉट को फ्री करता है और उसको एक तलवार देते हुए गाँव वालों को ये बोलता है कि अगर ये सच्ची में एक लेजेंडरी हीरो है तो फिर इस तलवार को पकड़ने के बाद ये तलवार एक लेजेंडरी स्वॉर्ड में बदल जाएगी। और जैसे ही स्कॉट वहाँ पे उस तलवार को पकड़ता है तो फिर वो तलवार वहाँ पे मैजिकल तरीके से एक जॉइंट लेजेंडरी स्वॉर्ड में बदल जाती है, जिससे वहाँ पे उन सभी गाँव वालों को ये यकीन हो जाता है कि असल में स्कॉट ही वही लेजेंडरी हीरो है। तब फिर उस दिन शाम को वो तीनों एक कमरे में बैठ के डिस्कस कर रहे थे और अनरी बताती है कि दरअसल स्कॉट की मैजिकल पावर्स काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो लेजेंडरी हीरो स्कॉट के वेपन्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए स्कॉट को जल्दी से जल्दी अपने मैजिकल पावर्स को बढ़ाना होगा जिससे वो लेजेंडरी हीरो सियोन के वेपन्स को इस्तेमाल कर सके। पर आगे काइल वहाँ पे गुस्से में आकर अपनी तलवार को स्कॉट के सिर के सामने रख के बोलता है कि ये लेजेंडरी हीरो बनने के काबिल नहीं है, ये तो उनके हथियारों को ढंग से इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा। मैं इसके सर के अंदर तलवार घुसाकर या फिर इसके ओरिजिनल बॉडी जो कि अनरी के कॉफिन के अंदर मौजूद है उसको मार सकता हूँ, क्योंकि इसके बदले और कई सारे दावेदार कैंडिडेट्स है जो कि लेजेंडरी हीरो बनने के काबिल है। बट अनरी उससे बोलती है कि भले ही वो लोग कितने भी काबिल क्यों ना हो, उनमें से कोई भी आज तक लेजेंडरी हीरो सियोन को नहीं मार पाया था, बट इसने वो कर दिखाया, इसलिए यही वो सूटेबल इंसान है जो कि एक लेजेंडरी हीरो बन सकता है। तब उस दिन रात को छुपते छुपाते स्कॉट लड़कियों के कमरे में जाने लगता है, क्योंकि अगर उसकी ओरिजिनल बॉडी अर्नी के लॉकेट के अंदर मौजूद है तो फिर उसको कोई भी चाहे तो आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, पर अगर वो उस लॉकेट को ही चुरा ले तो फिर उसको और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर जब वो जाकर वहाँ पे लड़कियों के कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि अर्नी ने तो वहाँ पे अपने नीचे के कपड़े पहने ही नहीं थे, इसलिए स्कॉट वहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर बीइंग ए जेंटलमैन वो वहाँ पे खुद को रोक नहीं पाता और वो जाकर अर्नी को वहाँ पे उसके नीचे के कपड़े पहनाकर वहाँ से चुपचाप वापस आने लग जाता है। बट उसके वहाँ से जाने से पहले ही वो देखता है कि वहाँ पे उसके जाने के बाद काइल वहाँ से चुपके से आता है, जो कि अर्नी के लॉकेट के ऊपर हमला कर स्कॉट को मारने की कोशिश करता है ताकि स्कॉट की जगह फिर वो एक लेजेंडरी हीरो बन सके। बट अर्नी वहाँ पे इतनी भी ज्यादा बुद्धू नहीं थी, उसने उस लॉकेट के ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर रखा था जिससे उसके अलावा उस लॉकेट को और कोई भी हाथ न लगा सके। इसलिए काइल को वहाँ से
स्कॉट को बिना मारे ही वहाँ से जाना पड़ता है, पर जाने से पहले उसने वहाँ पे स्कॉट के ऊपर कुछ हमले कर ही दिए थे। देन फिर अगले दिन वो सब लोग साथ मिलकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए। और जाते हुए काइल स्कॉट से पूछता है कि आखिरकार उसको हुआ क्या है, उसको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। तब स्कॉट उसको बताता है कि शायद कल रात को किसी ने मेरे लॉकेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। ये बोलकर वो भाग के जाकर अनरी के साथ चलने लगता है, जिससे वो अपने रियल बॉडी वाले लॉकेट को प्रोटेक्ट कर सके। तभी अचानक से वहाँ पे स्कॉट के सामने एक बड़ा सा फ्लाइंग मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर स्कॉट वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाकर सबसे मदद मांगते हुए इनकी तरफ भागने लगता है। जो सुनकर काइल वहाँ पे अपने मैजिक सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस वाले मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े कर देता है। देन स्कॉट आकर उन सबके सामने डींगे पेलने लगता है कि उसने उनको वार्न किया, इसीलिए वो उस वाले मॉन्स्टर को मार पाए, वरना अगर वो चाहता तो वो आराम से उस वाले मॉन्स्टर को मारकर सारा क्रेडिट खुद ले सकता था। बट देन अचानक से वहाँ पे उन सबके सामने उन मॉन्स्टर्स की पूरी गैंग आ जाती है, इसीलिए काइल, यूना और अनरी वहाँ पे स्कॉट की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि शायद इस बार वो उनको बचा लेगा। पर वो लोग देखते हैं कि स्कॉट तो वहाँ से उन सबसे पहले ही भाग चुका था, इसीलिए वो तीनों भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। पर आखिरकार एक जगह जाकर वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे उन सबको घेर लेते हैं और उनके ऊपर अपने पॉइजन लिक्विड से हमला करने लग जाते हैं, जिनसे वहाँ पे उन सबके कपड़े पिघल रहे थे। तो उनका एक हमला जाकर वहाँ पे यूना को लग जाता है, इसलिए उसके सारे कपड़े पिघल जाते हैं और वो शर्म के मारे भागते हुए जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तो स्कॉट भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाने लगता है, इसलिए नहीं कि वो जाकर यूना को देख सके, बल्कि उसको ये बताने के लिए कि उसके पास उसके कुछ स्पेयर कपड़े पड़े हैं जो कि उसने पहले अपनी मूलियों को पहनाने के लिए उससे चुराए थे। तो यूना स्कॉट से वो स्पेयर कपड़े लेकर पहन के तैयार हो जाती है और वो चारों साथ मिलकर उस पूरी मॉन्स्टर गैंग को आखिरकार हरा ही देते हैं। पर आखिर में काइल वहाँ पे स्कॉट को धोखा देने की कोशिश करता है और धोखे से उसके ऊपर हमला कर कर उसको मारने की कोशिश करता है। बट थैंक्स टू द स्कॉट फास्टर रिफ्लेक्स वो वहाँ पे काइल के उस वाले हमले से बच जाता है। इसलिए काइल वहाँ पे स्कॉट को एक सच्चाई बताता है कि दरअसल अनरे भी एक डीमन है और उसके भी हार्ट्स की जगह वही स्टोन्स है जो कि मॉन्स्टर्स के अंदर होते हैं। इससे वहाँ पे उन लोगों का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर काइल वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो तब वापस आते हुए स्कॉट वहाँ पे अनरी से पूछता है कि क्या काइल सच बोल रहा था कि तुम एक डीमन हो। तो अनरी उसको बताती है कि हाँ ये सच है कि मैं एक डीमन हूँ, पर हम लोग भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते थे, पर कभी भी इंसानों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। पर एक इंसान लेजेंडरी हीरो सियोन, उसने मुझे एक्सेप्ट किया, इंसानों की तरह ट्रीट किया। पर फिर भी अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा और तुम्हें मुझसे खतरा महसूस होता है तो फिर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। पर स्कॉट उससे बोलता है कि नहीं, उसे उस पे यकीन है और अगर वो अभी एक इंसान ना भी हो तो फिर उसको ये यकीन है कि वो बड़ी होकर एक अच्छी इंसान जरूर बनेगी। तो फिर वो लोग आगे अपने एडवेंचर से भरे सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर आगे जाकर उनको उस जगह की किंग से मिलना था। पर सफर के बीच में ही वो लोग वहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि प्रॉपर मैजिक ना मिलने की वजह से स्कॉट तो वहाँ पे सूख कर एक कंकाल बन चुका था और वो उस जगह के राजा के सामने ऐसा सूखा हड्डी वाला मुंह तो लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए अनरी वहाँ पे उसके मुंह पे एक नकली सा मास्क लगाकर उस पे एक चेहरा पेंट कर देती है, जिससे दिखने में वो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह दिखे। तो कुछ दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो लोग जाकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उनका राजा उनसे बोलता है कि लेजेंडरी हीरो स्कॉट ने इस दुनिया को कई बार बचाया है, तो फिर उसके बदले वो उसको कुछ तोहफे में देना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसकी बेटी के साथ एक डेट पे जाए और उससे शादी करके इस जगह का किंग बन जाए। ये सुनकर स्कॉट वहाँ पे उस राजा को देखते हुए ये सोचने लगता है कि उसकी बेटी भी उसकी ही तरह एक गोरिल्ले की तरह दिखती होगी। तो वो उस जगह के किंग को इस ऑफर के लिए मना करना चाहता था, पर वो उनके राजा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे जबरदस्ती इस बात के लिए मान ही जाता है। पर जैसे ही वो जाकर वहाँ पे उस राजा की बेटी मार्गरेट को देखता है तो वो तो वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि मार्गरेट वहाँ पे उसके पापा की तरह नहीं बल्कि वो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इसीलिए स्कॉट वहाँ से उसके साथ खुशी खुशी एक डेट पे जाता है, जहाँ पे मार्गरेट उस डेट पे बातचीत करने से ज्यादा तो बस खाने पे ही ध्यान दे रही थी, जिससे वो खाते खाते कुछ ही देर में बिल्कुल फूल के गुब्बारा हो जाती है। इसीलिए स्कॉट उससे बोलता है कि तुम खा खा के कितनी फूल गई हो, पर फिर भी तुम कितनी ज्यादा क्यूट दिखती हो। ये सुनकर मार्गरेट वहाँ पे थोड़ी सी एम्बैरेस्ड तो होती है, पर साथ ही साथ वो वहाँ पे स्कॉट से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी थी, क्योंकि स्कॉट ने उसको मोटा देखने के बाद भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने तो उसको क्यूट बोल के उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। और डेट के आखिर में वो दोनों साथ मिलकर जाकर आसमान में फायरवर्क्स देखने लगते हैं, जहाँ पे बातों ही बातों में मार्गरेट को वहाँ पे ये अंदाजा हो जाता है कि ये असली लेजेंडरी हीरो स्कॉट नहीं है। स्कॉट तो कभी भी ऐसी बातें करता ही नहीं था और वो स्कॉट
को कोई एक बहरूपिया समझ के वहाँ से उससे डर के मारे भागने लग जाती है, जहाँ पर भागते भागते वो जाकर टाउन के बीच में एक अजीब से आदमी से टकरा जाती है, जो कि अचानक से वहाँ पे उसको पकड़ के अपना हॉस्टेज बना लेता है। इसीलिए स्कॉट उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर वो अजीब सा आदमी वहाँ पे अपने चारों तरफ कई सारे स्केलेटन्स को बुला लेता है, जो कि वहाँ पे स्कॉट को रोकने लगते हैं और उस अजीब से आदमी को मार्गरेट को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाने में मदद भी करते हैं। इसीलिए स्कॉट वहाँ पे अपना एक ब्रिलियंट सा प्लान बनाता है प्रिंसेस मार्गरेट को उस अजीब से आदमी से छुड़ाकर बचाकर वापस लाने का। तो क्योंकि स्कॉट भी एक स्केलेटन की तरह ही दिखता था, इसलिए वो यूना को अपने साथ लेकर उन एनिमी के स्केलेटन्स के बीच में एक बहरूपिये की तरह घुस जाता है, जहाँ पे उनका पीछा करते करते वो दोनों जाकर एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उन्होंने अर्नी को एक चेयर पे बांध रखा था और रो रो के वहाँ पे उसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि उसके नाक से पानी बहते बहते वो वहाँ पे बिल्कुल भीग चुकी थी। इसलिए ये देखकर स्कॉट और यूना वहाँ पे स्टोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं, ये फैसला करने के लिए कि आखिर कौन जाकर अर्नी को उसके नाक के पानी के बीच में से बचा के लाएगा। तो अर्नी को वहाँ से बचा लेने के बाद अब वो तीनों साथ मिलकर जाते हैं प्रिंसेस मार्गरेट को बचाने के लिए, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो अजीब सा आदमी वहाँ पे प्रिंसेस मार्गरेट से ये बोल रहा था कि वो अपनी पूरी सेना को लेकर डीमंस की टीम में आ जाए, वरना नहीं तो फिर उसको काफी ज्यादा भयंकर टॉर्चर झेलना पड़ेगा। पर मार्गरेट उस अजीब से आदमी को मना कर देती है, क्योंकि भले ही उसको टॉर्चर ही क्यों ना झेलना पड़े, पर वो कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती। ये सुनकर वो अजीब सा आदमी वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी तलवार को निकाल लेता है मार्गरेट को टॉर्चर करने के लिए। पर अचानक से वहाँ पे कहीं से स्कॉट बंदर की तरह उछलता हुआ आ जाता है और आकर उस अजीब से आदमी को एक खींच के घूसा मारता है। पर स्कॉट बेचारा ये भूल चुका था कि अब वो एक स्केलेटन में बदल चुका है, इसलिए उस जगह पे उस अजीब से आदमी के बजाय वहाँ पे स्कॉट की ही हड्डी टूट जाती है। तब उन दोनों के बीच में वहाँ पे यूना को आकर स्कॉट को उस अजीब से आदमी से बचाना पड़ता है, जहाँ पर वो अजीब सा आदमी अपने मैजिकल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स को समन करता है। इसलिए स्कॉट और उसकी टीम को उस अजीब से आदमी से लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, पर जैसे तैसे वो लोग वहाँ पे आखिरकार उस अजीब से आदमी को हरा ही देते हैं। देन जब वो उस अजीब से आदमी को अपने साथ लेकर अपने टाउन जा रहे थे उसको सजा देने के लिए, तभी उनको जंगल के अंदर से काफी ज्यादा अजीब और तेज गुर्राने की आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा डीमन चलते हुए आ रहा था, जो कि वहाँ पे अपने मैजिकल बीम का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस मार्गरेट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर सडनली वहाँ पे स्कॉट आकर प्रिंसेस मार्गरेट को उस जगह से हटा देता है, जिससे वो हमला आकर स्कॉट को लग जाता है, जिससे स्कॉट जाकर जमीन पे नीचे गिर जाता है और मार्गरेट आकर उसको संभालने लगती है। पर तभी स्कॉट वहाँ पे एक लंबी सी सांस लेता है और वो वहाँ पे बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देता है, जिससे मार्गरेट वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हुए दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि स्कॉट मर वर गया क्या। इसीलिए मार्गरेट वहाँ पे रोने लग जाती है और स्कॉट से बोलती है कि भले ही वो एक बहरूपिया था, पर वो उसको ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझता था। और मार्गरेट के जो आंसू थे वो बहकर जाकर स्कॉट के मुंह में गिर रहे थे। तब अचानक से स्कॉट वहाँ पे एक झटके में अपनी पूरी जान से खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस मार्गरेट के बॉडी में भी मैजिकल लिक्विड बहता था, इसीलिए उसके आंसू के सॉल्टी वाटर को पीने के बाद स्कॉट वहाँ पे फिर से जिंदा हो गया। देन स्कॉट वहाँ पे अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसको एक जाइगेंटिक मोली में बदल देता है और उससे हमला कर कर वो उस बड़े से डीमन को वहीं पे खत्म कर देता है। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पे एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है, जिसने कि असल में उस डीमन को भेजा था प्रिंसेस मार्गरेट के ऊपर हमला करने के लिए। पर जब वो वहाँ पे स्कॉट की ताकत देखता है कि उसने उसके इतने ज्यादा खतरनाक डीमन को बस अपने एक ही हमले में खत्म कर दिया, तो फिर वो स्कॉट की ताकत से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। देन वापस से हमें वहाँ पे स्कॉट और उसकी पूरी टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने प्रिंसेस मार्गरेट को बचा के वापस ले आया था और अब उनको यहाँ से एक और दूसरे एडवेंचर पे जाना था। इसीलिए स्कॉट वहाँ पे मार्गरेट के पास आकर उसको थैंक यू बोलता है उसके इतना बढ़िया मेहमान नवाजी का, और मार्गरेट उससे बोलती है कि वो जब भी चाहे आकर उससे शादी कर सकता है, वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। और स्कॉट उससे गुड बाय बोलकर अपने दूसरे एडवेंचर के सफर की ओर निकल जाता है। पर बीच सफर में ही उनको अपने गाड़ी के पीछे वाले बॉक्सेस से कुछ आवाजें आने लगती है। इसीलिए जब स्कॉट जाकर उन वाले बॉक्सेस को खोल के देखता है तो वो देखता है कि मार्गरेट उन्हीं बॉक्सेस में छुप के उन लोगों के साथ आ चुकी है। इसीलिए उनको मजबूरी में मार्गरेट को भी अपने साथ लेकर अपने उस दूसरे एडवेंचरस सफर में ले जाना पड़ता है आगे। तब और ज्यादा सफर कर लेने के बाद वो लोग जाकर एक जगह पे रुकते हैं कुछ देर तक आराम करने के लिए, जहाँ पे वो सब लोग साथ मिलकर नदी से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग अपने लिए कुछ खाना बना सके। बट तभी अनिरी वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक व्हाइट कबूतर पकड़ लाती है, जिसको कि देख के वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और
वो लोग वहाँ पे उसको पका के खाने वाले थे। इसलिए मार्गरेट वहाँ पे उन सबको रोक लेती है और उन लोगों से बोलती है कि दरअसल ये तो हमारा पालतू कबूतर है जो कि हमारे पास यहाँ पे कोई चिट्ठी लेकर आया है, पर अगर उसको ये पता होता कि तुम सब लोग साथ मिलकर उसके ऊपर ऐसा झपट्टा मार के उसको खाने वाले हो तो फिर वो कभी भी तुम लोगों के पास ही नहीं आता। तो वो लोग उस कबूतर के पैर से उस चिट्ठी को निकाल के पढ़ते हैं, जिसके अंदर उनको एक क्लू लिखा हुआ मिलता है कि जितने भी सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और उन सभी को जो कोई भी भेज रहा है उसका ठिकाना उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाने पर मिलेगा। इसलिए वो लोग अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और रात तक जाकर वो लोग एक टाउन के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पे वो लोग एक होटल ले लेते हैं। और क्योंकि उन लोगों के साथ प्रिंसेस मार्गरेट होती है इसलिए उन लोगों को काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था। तब वहाँ पे खाना खाते वक्त प्रिंसेस मार्गरेट वहाँ पे स्कॉट के सामने अपनी शादी की बात छेड़ देती है, ये जानते हुए कि स्कॉट वो लेजेंडरी हीरो नहीं है पर फिर भी वो उससे ही शादी करना चाहती थी। ये बोलते हुए फिर वो जाकर वहाँ पे स्कॉट से चिपट जाती है और दूसरी तरफ से वहाँ पे अर्नी आके उससे चिपट जाती है क्योंकि वो भी स्कॉट से शादी करना चाहती थी। इसीलिए वो लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं कि स्कॉट से शादी आखिरकार कौन करेगा। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पे यूना दिखाई जाती है जो कि चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी और स्कॉट अचानक से उस कमरे के अंदर घुस जाता है और वो वहाँ पे उससे ये पूछने के लिए आया था कि पिछली बार उसने उसको लड़ाई के बीच में वो जो कपड़े दिए थे वो उन कपड़ों को कब वापस करने वाली है, क्योंकि उसको अपने मूलियों के लिए भी कपड़े चाहिए जो कि कम पड़ रहे हैं। और स्कॉट को अचानक से वहाँ पे उस कमरे के अंदर देख के यूना वहाँ से बिल्कुल डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाती है और स्कॉट वहाँ पे उसके पीछे पीछे उसके सारे कपड़े लेकर भाग रहा था क्योंकि यूना वहाँ से डर के मारे अपने कपड़े पहने बिना ही वहाँ से भाग रही थी। पर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनके टाउन के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे इंसानों के ऊपर हमला करे जा रहे थे। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी आकर वहाँ पे यूना को पकड़ के उसको काट लेता है। इसलिए स्कॉट आकर यूना को उन सारे ज़ॉम्बीज़ से बचाने लगता है, पर उनके लिए भी वो सारे ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे। पर तभी हम लोग वहाँ पे एक ऊंचे से घर के छत के ऊपर एक बलार्को नाम के बंदे को देखते हैं जो कि उस छत से कूदकर नीचे जमीन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। पर इन्हीं सब चक्करों के बीच में वो लल्लू लाल वहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर अपना ही घुटना मोड़ लेता है। इसीलिए तब फिर स्कॉट वहाँ पे यूना को और अपने बाकी सारे दोस्तों को वहाँ से बचा के उस टाउन के मेयर के घर पे आता है, जहाँ पे बाकी के और सारे बचे हुए लोग छुपे हुए थे। पर जब वो लोग वहाँ पे यूना को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यूना को किसी न किसी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसलिए फिर वो सभी लोग वहाँ पे यूना को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उन लोगों के बीच में वहाँ पे स्कॉट आ जाता है जो कि अपनी तलवार को बाहर निकाल के उन लोगों से बोलता है कि अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ पे यूना को हाथ तक लगाने की कोशिश की तो फिर उनमें से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। पर तभी यूना वहाँ पे एक ज़ॉम्बी की तरह जिंदा होकर स्कॉट को काटने की कोशिश करती है। इसलिए अनरी वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूना को वहाँ पे कुछ देर के लिए रोक लेती है। और जब वो लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको पता चलता है कि यूना के दिमाग में एक पैरासाइट ने कब्जा कर रखा है और उनको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि यूना को बिना मारे उसके दिमाग से ये पैरासाइट को निकाल सके। तब अनरी वहाँ पे यूना को काबू में रखने के लिए उसके ऊपर एक माइंड कंट्रोल स्पेल का इस्तेमाल करती है और स्कॉट की कॉन्शियसनेस को उसके बॉडी से निकाल कर यूना के बॉडी में डाल देती है। पर आगे कुछ ही देर बाद उनको काफी सारी अजीब सी आवाजें आने लगती है और जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मेयर के मैंशन के ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। इसीलिए वो लोग वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए उस मैंशन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कि उनको वही आदमी मिलता है जो कि ज़ॉम्बी, डीमंस और मॉन्स्टर्स को इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा करता था। और इससे पहले कि वो अजीब सा आदमी वहाँ पे स्कॉट और उसकी पूरी टीम के ऊपर हमला कर पाता, वहाँ पे मेयर कहीं से एक गाड़ी लेकर आकर उस आदमी को ठोक देते हैं। पर इससे वहाँ पे उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तो स्कॉट वहाँ पे उस अजीब से आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी वो लोग देखते हैं कि यूना की बहन वहाँ पे अपनी पूरी टीम को लेकर उन लोगों की मदद करने के लिए आ रही थी और वो सब लोग वहाँ पे साथ मिलकर उस अजीब से आदमी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं जिसका नाम डिएगो होता है। जहाँ पर डिएगो को उन सबसे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पे उन सबको बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से फिर वापस चला जाता है। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह स्कॉट अपने सारे साथियों को लेकर एक बुढ़ऊ दादाजी के पास जाते हैं जो कि इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि लेजेंडरी हीरो सियोन के वेपन्स को बनाया करते थे। और जब वो लोग जाकर उस बुढ़ऊ से बातचीत करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि ये बुढ़ऊ तो लेजेंडरी हीरो सियोन का दादाजी है, इसीलिए वो उसके वेपन्स बनाया करता था। और बुढ़ऊ होने की वजह से उस दादाजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बातचीत करते वक्त वो बुढ़ऊ चाय को कप के बजाय उन सबके सर पे डाल रहा था। तो कुछ दिनों तक वो लोग वहाँ पर रुककर अपने लिए कुछ आर्मर
आर्मर्स और न्यू न्यू वेपन्स बनाते हैं। और इसी बीच वो बुढ़ऊ दादाजी वहाँ पे स्कॉट की कॉन्शियसनेस को यूना की बॉडी से निकालकर वापस से स्कॉट की बॉडी में डाल देते हैं। और जब वो सब लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं डिएगो से लड़ने के लिए, तो फिर वो सब लोग साथ मिलकर डिएगो के कैसल के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे उनके सामने कई सारे खतरनाक डीमंस और मॉन्स्टर्स आ रहे थे। पर वो उन सबको एक एक करके हराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पे आखिरकार जाकर उनका सामना होता है डिएगो से। इसलिए डिएगो वहाँ पे उन सबसे लड़ने के लिए अपने सबसे खतरनाक डीमन वाले रूप में आ जाता है। और उस डीमन के ऊपर जब भी कोई हमला कर रहा था तो फिर वापस से वो उसको रीजनरेट कर रहा था। और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके थे। पर स्कॉट वहाँ पे उस डीमन से लड़ते हुए एक चीज नोटिस करता है और एक प्लान बनाता है उस डीमन को हराने का। दरअसल जब भी उस डीमन के ऊपर कोई भी हमला कर रहा था तो फिर वो दोबारा से उस पार्ट को रीजनरेट कर रहा था। पर इस चीज में उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए स्कॉट वहाँ पे काफी तेजी से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और इतनी तेजी से वो डीमन खुद को रीजनरेट नहीं कर पाता और धीरे धीरे कर वो जख्मी होने लगता है। एंड आखिर में जाकर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब वो डीमन पूरी तरीके से मरने वाला था। इसीलिए स्कॉट वहाँ पे अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस डीमन के ऊपर एक आखिरी लास्ट हमला करता है और उस डीमन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और उस डीमन के वहाँ पे मरते ही वो सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस वहाँ से गायब हो जाते हैं और जितने भी सारे इंसान वहाँ पे ज़ॉम्बीज बने हुए थे वो वापस से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। एंड जब इस पूरी दुनिया को बचा लेने के बाद स्कॉट दोबारा से अपने टाउन में वापस जाता है तो फिर वहाँ पे उसका काफी ज्यादा धूमधाम से स्वागत होता है। और लड़कियां तो वहाँ पे आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लड़ झगड़ रही थी कि स्कॉट को अपने साथ लेकर कौन जाएगा। एंड इफ गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक करो। इसके अंदर मैंने एक डीमन लॉर्ड की कहानी बताई है जो कि गलती से एक छपरी बच्चे के रूप में रीबॉर्न हो जाता है।